Assalamu alaikum. Welcome to my channel. My name is मुजफ्फर इकबाल। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि फॉर लूप क्या होता है और जावा में फॉर लूप को आप कैसे यूज करते हैं। आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स क्या होते हैं, इसका क्या सेंटेंस है और इनको हम जावा में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो का कंटेंट है कि हम जावा में व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स को कैसे यूज करते हैं। जावा में हमारे पास तीन तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सबसे पहले हमने ये समझना है कि आप फॉर लूप को कब यूज करते हैं, व्हाइल को और डू व्हाइल लूप को कब यूज किया जाता है। फॉर लूप हम उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस के बारे में आइडिया हो। मतलब आपने एक लूप परफॉर्म कराना है और आपको ऑलरेडी आइडिया है कि आपका जो लूप है वो कितनी दफा इटरेट होगा। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहले से एग्जिस्ट करती है तो ऐसे केस में हम फॉर लूप को प्रेफर कर रहे होते हैं। अगर आपने एक लूप को परफॉर्म करवाना है और आपको नहीं पता कि उस लूप ने कितनी दफा इटरेट होना है, मे बी कि एक दफा हो, मे बी कि 10 दफा हो, मे बी कि 5 दफा हो और मे बी कि एक दफा भी ना हो, तो ऐसे केस में हम लोग व्हाइल लूप को यूज कर रहे होते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशंस के बारे में आइडिया नहीं है लेकिन आपको कम से कम ये आइडिया है कि लूप की बॉडी ने कम से कम एक दफा एग्जीक्यूट होना होगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम शायद हो और शायद ना हो, मे बी कि नेक्स्ट टाइम भी हो, उसके बाद मे बी कि थर्ड टाइम भी हो, मे बी कि फोर्थ टाइम भी हो। तो अगर आपको एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन है कि लूप के बॉडी ने एक दफा एग्जीक्यूट होना है और मे बी के एक से ज्यादा दफा भी हो, लेकिन कितनी दफा होगा अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे केस में हम डू व्हाइल को यूज कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर मौकों पे प्रॉपर लूप को यूज करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जहाँ पे फॉर लूप यूज करना होगा आपको वहां पे फॉर लूप यूज करना चाहिए, और जहाँ पे व्हाइल या डू व्हाइल यूज करना होगा आपको वहां पे करस्पॉन्डिंग लूप को ही यूज करना चाहिए। तो फॉर लूप को हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो फोकस है वो ये है कि हमें व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स को कैसे यूज करना है। ये हमारे पास सेंटेंस है व्हाइल लूप का। आप व्हाइल लिख रहे होते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन होती है, इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना मस्ट है इसके बॉडी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपने लूप की बॉडी में जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रही है, आपने यहाँ पे जो कुछ लिखा होगा ये उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा कि जब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो। और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी व्हाइल का लूप खत्म हो जाएगा और लूप के बाहर की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। ये इसकी छोटी सी एग्जांपल है। लेट्स से हमारे पास वेरिएबल आई है, ये 1 है। जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस या इक्वल होगी इस लूप ने एग्जीक्यूट होना है। करंटली ये आई को डिस्प्ले कर देगा, आई में इंक्रीमेंट कर देगा, जो नई वैल्यू होगी वो दोबारा चेक होगी इस कंडीशन में। अगर सपोज कंडीशन ट्रू है फिर इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, फिर चेक करेगा नई कंडीशन को कि हमारे पास जो करंट वैल्यू है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सिलसिला आपका रिपीट होगा उस वक्त तक जब तक हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, और जैसे ये फॉल्स हो जाएगी तो व्हाइल का लूप भी खत्म हो जाएगा। ये एग्जैक्टली हम व्हाइल को इस तरीके से यूज नहीं कर रहे होते, ये जस्ट मैं आपको व्हाइल का जो टिपिकल यूज है वो बता रहा हूँ। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि व्हाइल को एग्जैक्टली किस तरह के केसेस में यूज करना होता है। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि व्हाइल को वहां यूज करना चाहिए जहां पे आपको नंबर ऑफ इटरेशंस के बारे में आइडिया नहीं है। यहाँ पे हमें काफी हद तक आइडिया है कि इस लूप ने कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है, तो यहाँ पे व्हाइल लूप इतना सूट नहीं कर रहा, यहाँ पे फॉर लूप को यूज करना चाहिए। लेकिन जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि अगर हम यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करेंगे तो ये कैसे काम करेगा, आगे जाके हमने इसकी मजीद एग्जांपल्स में डिस्कस करनी है। वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम व्हाइल लूप को एग्जैक्टली किस तरह के केसेस में यूज कर रहे होते हैं। ये हमारे पास डू व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप में हमारे पास जो कंडीशन होती है वो पहले चेक होती है, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही होती है। डू व्हाइल में हमारे पास ये लूप की बॉडी है, इस बॉडी में आपने जो कोड लिखा होगा ये एक दफा एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस बॉडी को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, फिर चेक करेगा कंडीशन क्या अभी भी ट्रू है। तो जब तक हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी इस लूप ने एग्जीक्यूट होना होता है। यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लूप की बॉडी एक दफा एग्जीक्यूट हो जाती है, उसने अगली दफा एग्जीक्यूट होना या नहीं होना उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन को चेक करा रहे होते हैं। तो मतलब अगर फर्स्ट टाइम ही कंडीशन पास हो जाए
तो हमारे पास फिर भी जो लूप की बॉडी है वो कम से कम एक दफा एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। पिछले केस में अगर हमारे पास कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो रही है तो आपकी जो लूप की बॉडी होगी वो एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन डू व्हाइल में पहले लूप की बॉडी की जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगली दफा के लिए वो चेक करेगा कि क्या अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाना या नहीं करवाना। तो वो चेक करेगा कंडीशन को। अगर सपोज कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा और जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू होती रहेगी इस बॉडी ने एग्जीक्यूट होना है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि व्हाइल के केस में अगर सपोज कंडीशन 5 दफा सेटिस्फाई हो रही है तो लूप की बॉडी 5 दफा एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन सपोज 11 दफा सेटिस्फाई हो रही है तो लूप की बॉडी 11 दफा ही एग्जीक्यूट होगी। लेकिन डू व्हाइल के केस में क्योंकि बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो रही है कंडीशन बाद में चेक हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज हमारे पास कंडीशन एक दफा ट्रू है तो लूप की बॉडी 2 दफा एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि एक दफा कंडीशन चेक होने से पहले एग्जीक्यूट होगी थी, एक दफा कंडीशन चेक होने के बाद एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडीशन हमारे पास 5 दफा ट्रू हो रही है तो लूप की बॉडी 6 दफा एग्जीक्यूट होगी। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे आई सपोज एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। इसकी यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट किया जा रहा है। अब ये चेक करेगा कि क्या आई की जो करंट वैल्यू है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सपोज ये सेटिस्फाई हो रही कंडीशन तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, आई को इंक्रीमेंट कर देगा। फिर यहाँ पे अब चेक करेगा कि क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। तो जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू होती रहेगी इस बॉडी ने एग्जीक्यूट होना है। चूंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बाद में चेक हो रही है, लूप पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर भी लूप की बॉडी कम से कम एक दफा एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये इन दोनों का कंपैरिजन है। अगर आप इस केस में क्लियर से कि आपने 1 2 3 4 5 जो 5 नंबर्स है इनको डिस्प्ले करवाना है और ऐसा करने के लिए अगर आप व्हाइल लूप यूज करेंगे तो आप फिर व्हाइल को ऐसे लिखेंगे। अगर आपने डू व्हाइल यूज करना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक जैसा ही है। ये 1 2 3 4 5 को डिस्प्ले कर देगा लेकिन जो वे ऑफ राइटिंग है वो डिफरेंट है। व्हाइल में कंडीशन पहले चेक होगी और डू व्हाइल में कंडीशन बाद में चेक होगी। अभी मैं आपको नेटबीन्स पे लेके चलता हूँ और वहां पे हम देखते हैं कि आप एग्जैक्टली व्हाइल को एंड डू व्हाइल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इस कोड का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आपने यूजर से वैल्यूज को लेते रहना है और जब तक यूजर जीरो एंटर नहीं कर लेता आपने वैल्यूज को लेते रहना है। जीरो एंटर करने के बाद आपने स्टॉप हो जाना है और उसने जितनी वैल्यूज दी होंगी आपने उन सब का सब निकाल के डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि जो आपका यूजर होगा वो कितनी वैल्यूज देगा। मे बी के 1 दे, मे बी के 2 दे, मे बी के 10 दे, मे बी के 12 के बाद जीरो प्रेस कर ले। तो जब तक आपका यूजर जीरो प्रेस नहीं कर लेता आपने यूजर से वैल्यूज को लेते रहना। अब यहाँ पे एक फर्क आ जाता है। फॉर लूप में जिस तरह हमने बात की, हमने फॉर लूप वहां यूज करना होता है जहां पे आपको पता हो कि लूप ने कितने दफा इटरेट होना है। इस केस में हमें ये नहीं पता वो कितनी होंगी। तो अगर आपको ये नहीं पता कि यूजर ने कितनी वैल्यूज एंटर करनी है और हमारा लूप कितने दफा चलना है तो ऐसे केस में हम व्हाइल लूप को या डू व्हाइल को यूज कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे फॉर लूप को यूज नहीं कर रहे होते। तो ये हमारे पास कोड है। यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये हमारे पास एक वेरिएबल सम के नाम से जो यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये आपने एक मैसेज दिया यूजर को कि आपने नंबर्स को एंटर करना है और जीरो आपने एंटर करना है स्टॉप करने के लिए। यहाँ पे ये आपसे एक इनपुट लेगा इंटीजर टाइप का और जो भी आप इनपुट देंगे वो इस वेरिएबल एन में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा कि जो एन की वैल्यू है क्या वो जीरो तो नहीं है। while n is not equal to 0, अगर n की वैल्यू 0 नहीं है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ये हमारे पास लूप की बॉडी है। आपने जो नंबर दिया होगा वो सम की करंट वैल्यू में ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आपसे वैल्यू लेगा जो इस वेरिएबल n में स्टोर हो जाएगी। फिर चेक करेगा कि क्या n की जो वैल्यू है वो 0 तो नहीं है। अगर n की वैल्यू 0 नहीं है तो उस वैल्यू का सम में ऐड कर देगा। फिर आपसे एक नंबर लेगा, फिर चेक करेगा कि वो 0 तो नहीं है। अब ये आपका लूप रिपीट होता रहेगा उस वक्त तक कि जब तक यूजर 0 एंटर कर नहीं लेता। जैसे वो 0 को एंटर कर लेगा हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जैसे फॉल्स हो जाएगी वो लूप से बाहर निकल आएगा। इसको अगर हम रन कर लें
तो ये इसका आउटपुट है। आपसे वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नंबर्स दें और आपने 0 को एंटर करना स्टॉप होने के लिए। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 1 एंटर कर लेता हूँ, ये मैंने 5 दिया, ये मैंने 2 दिया, ये मैंने 7 दिया, ये मैंने 11 दिया। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे 0 को एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं 0 को एंटर कर लूंगा तो लूप स्टॉप हो जाएगा और आपने जितने भी वैल्यूज दी होंगे उन तमाम को जो सम होगा वो डिस्प्ले करके दे देगा। तो ऐसे केसेस में जब आपको नहीं पता कि लूप में कितनी दफा इटरेट होना है, तो हम यहाँ पे while या do while यूज कर रहे होते, for यूज नहीं कर रहे होते। अगर मैं इसी कोड को do while से करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, जरा देख लेते हैं। तो ये मैंने उसी कोड को कन्वर्ट कर दिया do while में। do while में हमारे पास do पहले आता है, उसके बाद ये लूप की बॉडी है, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो चेक करेगा कंडीशन को। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस लूप की बॉडी ने फिर एग्जीक्यूट होना है, उसके बाद फिर चेक करेगा कि क्या वो फिर ट्रू है। तो जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी इस लूप ने एग्जीक्यूट होना है। तो करंट केस में ये आपसे एक वैल्यू ले लेगा, जो भी आपसे वैल्यू लेगा उसको सब में ऐड कर देगा, फिर आपसे एक और वैल्यू लेगा, वो चेक करेगा अब जो गिवन वैल्यू है क्या वो जीरो तो नहीं है। अगर वो जीरो नहीं है तो उस वैल्यू को सब में ऐड कर देगा, फिर आपसे एक नई वैल्यू ले लेगा, वो जो नई वैल्यू आपसे लेगा वो चेक करेगा कि वो जीरो तो नहीं है। अगर सपोज वो जीरो नहीं है तो फिर उस वैल्यू को सब में ऐड कर देगा, फिर आपसे एक वैल्यू लेगा। अभी इस लूप को रिपीट करता रहेगा उस वक्त तक जब तक आप यहाँ पे जीरो को एंटर नहीं कर लेते। जैसे हमारे पास एन जीरो होगा ये स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप होने के बाद ये डिस्प्ले कर देगा कि गिवन वैल्यूज का जो सम है वो ये है। इसको मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ। तो ये इसका आउटपुट है, ये हमसे कुछ वैल्यूज ले रहा है। जैसे मैंने 1 दिया, 11 दिया, 5 दिया, 4 दिया, 2 दिया, उसके बाद 0 दिया। जैसे मैंने 0 दिया ये स्टॉप हो जाएगा और आपने जितने वैल्यूज दिए होंगे उनका जो सम होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको भी यहाँ पे आइडिया हो रहा होगा कि हम while को एंड do while को कैसे यूज कर रहे होते हैं। तो हम इस तरीके से while को एंड do while को यूज कर रहे होते हैं। अगर हम चाहें तो हम while में या do while में ब्रेक यूज कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी भी लूप को या स्विच को खत्म करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो अगर मैं while में या do while में ब्रेक यूज करना चाहूँ तो वो कैसे होगा वो भी जरा देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर आप while में या do while में ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो ये मैंने उसी कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हमने यहाँ पे यूज किया ब्रेक स्टेटमेंट को। यहाँ पे आपने वेरिएबल n को डिक्लेयर किया, लूप के अंदर आपने इसकी वैल्यू ली, आपने चेक किया कि क्या जो गिवन नंबर है वो जीरो तो नहीं है। अगर सपोज ये जीरो है तो ब्रेक क्या कर देगा, ये डू वाइल को खत्म कर देगा, डू वाइल को टर्मिनेट कर देगा, आपको लूप से बाहर लेकर आ जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारे पास n जीरो नहीं है तो वो क्या कर देगा, n की करंट वैल्यू को सब में ऐड कर देगा। आपने वाइल को यहाँ पे ट्रू कर दिया है। ट्रू का मतलब क्यों हो कि इस वाइल ने हमेशा रिपीट होना ही है। इस तरह के वाइल को खत्म करने के लिए आपने दरमियान में कहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करना होगा। तो वाइल को ट्रू मिलना था रिपीट होने के लिए, आपने यहाँ पे ट्रू को फिक्स कर दिया। वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, आपसे वैल्यू लेगा, चेक करेगा जो गिवन नंबर है क्या वो जीरो है। अगर सपोज जीरो होगा तो ये ब्रेक कर देगा करंट लूप को। अगर जीरो नहीं है तो इस एन की करंट वैल्यू को वो सब में ऐड कर देगा। वाइल को फिर ट्रू मिला, वो यहाँ पे आ जाएगा, आपसे एक और नंबर ले लेगा और ये रिपीट करता रहेगा उस वक्त तक कि जब तक आप एन जीरो एंटर कर नहीं लेते। तो जब हमारे पास एन जीरो हो जाएगा ये ब्रेक कर देगा लूप को। ब्रेक करने के बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा और इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि दिस इज द सम ऑफ गिवन नंबर्स और ये डिस्प्ले कर देगा आपके गिवन नंबर्स का सम। अगर मैं इस कोड को रन करूं तो ये इसका आउटपुट है। अगेन ये मुझसे कुछ वैल्यूज ले रहा है, ये मैं उसके कुछ वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पॉजिटिव दें, आप यहाँ पे नेगेटिव दें, जिस तरह मर्जी हो आप यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ पे जीरो एंटर कर देंगे ये स्टॉप हो जाएगा और आपने जितने भी वैल्यूज दिए होंगे उनका जो सम होगा वो डिस्प्ले कर देगा। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से डू वाइल के अंदर
ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। यही काम अगर हम चाहें तो व्हाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये वाला कोड व्हाइल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, उसको देख लेते हैं। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया उसी कोड को व्हाइल लूप के साथ। यहाँ पे आपने व्हाइल को ट्रू फिक्स कर दिया, यानी कि इस लूप में बार-बार रिपीट होना है, इसको खत्म करने के लिए दरमियान में कहीं पे ब्रेक का होना लाज़मी है। आपने यहाँ से वैल्यू ली, चेक किया कि क्या वो जो गिवन नंबर है वो 0 है। अगर वो 0 होगी तो ये व्हाइल को ब्रेक कर देगा, अगर 0 नहीं है, उस गिवन नंबर को सम में ऐड कर देगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, व्हाइल को ट्रू मिला, आपसे वैल्यू लेगा, अगर वो 0 होगी तो ब्रेक कर देगा, नहीं तो उस n को सम में ऐड कर देगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये ट्रू है, आपसे फिर एक वैल्यू लेगा। अब ये आपसे वैल्यूज को लेता रहेगा उस वक्त तक जब आप n में 0 एंटर नहीं कर लेते। जैसे आप n में 0 देंगे, ये ब्रेक कर देगा लूप को, लूप से बाहर आ जाएगा और डिस्प्ले कर देगा आपके गिवन नंबर्स के सम को। ये इसका आउटपुट है। तो ये मैं कुछ नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ और जैसे मैं यहाँ पे 0 को एंटर कर दूंगा, ये स्टॉप हो जाएगा और आपके जितने भी वैल्यूज होंगे, ये उन सबका सम डिस्प्ले कर देगा। तो आई होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने व्हाइल को और डू व्हाइल को कैसे यूज करना है और आपने इनके साथ अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करनी हो तो वो भी कैसे करते हैं। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं।